Good evening, sir. Good evening. आज बहुत कम लोग हैं। ओके, शुरू करते हैं हम लोग नेटवर्क क्लियर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम का बात किया था। ओके, तो एक थोड़ा सा रिकैप पिछले क्लास का। राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग कैसे होता है हमारे राउटर्स पे, उसके बारे में बात की। तो राउटर, दो काम होता है राउटर पे। पहला तो ये होता है कि वो फॉरवर्ड करता है। वो जब उसके पास कोई पैकेट आएगा उस पैकेट के एड्रेस के अकॉर्डिंग वो रूट डिस्कवर करेगा, बेस्ट रूट डिस्कवर करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, एक तो ये बड़ा सिंपल हो गया कि हमको मिला पैकेट, हमको उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ये सब राउटर करेगा, ये सब राउटर करेगा। पहला वाला जो है वो हर राउटर करेगा। वो राउटर या तो स्टैटिक राउटर हो या डायनेमिक हो, दोनों का काम है फॉरवर्ड करना। ओके, इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस था वो ये था कि राउटिंग टेबल को अपडेट करना। The process is responsible for filling and updating the routing tables. That is where the routing algorithm comes into play. This process is called routing. Okay, तो यहाँ पे दो काम है राउटर पे। एक तो है कि फॉरवर्ड करना और दूसरा है कि अपने टेबल को अपडेट करते रहना। ठीक है, ये था हम लोग का मेन गोल था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। करेक्टिंग सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस एंड स्टेबिलिटी, फेयरनेस एंड ऑप्टिमैलिटी। ओके, अब हाँ, ये भी बात हम लोग कर चुके थे, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। नॉन एडेप्टिबल स्टैटिक राउटिंग क्या था? ये वो राउटर था जिसमें कि राउटिंग टेबल मैनुअली एडमिन के द्वारा इनपुट किया जाता था, भरा जाता था। और डायनेमिक राउटिंग खुद से अपने डेटा को अपडेट करता था, खुद से डेटा स्टोर करता था। ओके, तो ये हो गया। अब ये हम लोग देख चुके थे, बेसिक डिफरेंस यही था कि डायनेमिक वाला दूसरे राउटर से इंफॉर्मेशन मिलता था और राउटिंग टेबल वो अपडेट करता रहता था। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम लोग राउटिंग एल्गोरिथम की। राउटिंग एल्गोरिथम की ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल, शॉर्टेस्ट पास एल्गोरिथम एंड फ्लडिंग। ये जो ऊपर का तीन है, ये तीनों हमारा स्टैटिक राउटिंग के लिए है, जहाँ पे कि हमको अपडेशन का, राउटर और राउटर के बीच का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ हमको पाथ फाउंड करना है और हमको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल बहुत आसान है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि वन कैन मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्टिमल routes without regard to network topology and traffic. This statement is known as a optimality principle. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो राउटिंग करेगा, ये जो फॉरवर्ड करेगा, ये राउटिंग करेगा, वो टोपोलॉजी और ट्रैफिक के बेस पे नहीं होगा। वो स्टैटिक है, इसलिए वो जैसा उसको इंफॉर्मेशन मिला है टेबल में अकॉर्डिंगली वो करेगा। तो ऑप्टिमैलिटी क्या हुआ? तो उसको ऐसे बोलते हैं कि स्टेट दैट द राउटर, if router J is on the optimal path from router I to K, अगर I J K एक पाथ है, राउटर I और K के बीच में J है, ठीक है, तो बोलते हैं J is on the optimal path from router I to router K, then the optimal path from J to K also fall along the same.
अगर आई जे के अगर है और हम कह रहे हैं आई टू के हमारा ऑप्टिमल पाथ है, तो जे टू के भी उसी ऑप्टिमल पाथ का पाथ होगा, वो भी ऑप्टिमल होगा। बस इतना ही बात है, ये यही बात करता है। As a direct consequence of the optimality principle, can see the set of optimal routes from the source a given destination form a tree rooted at a destination. Such a tree is called sync tree. The goal of all the routing algorithm is to discover and use the sync tree for all the routers. यहाँ पे एक ये फिगर देखो, ये हमारा बी राउटर बी के बारे में बात करें हम लोग, उसका एक नेटवर्क है कंप्लीट, और इसमें हर नोड पे जाने के लिए अलग अलग रास्ता है, अलग अलग हब है या अलग अलग राउटर है। अब बी के लिए ऑप्टिमल पाथ जो डिसाइड होगा वो इस तरह से होगा, जिसको बोलते हैं सिंक ट्री। दिस इज सिंक ट्री ऑफ द बी। ठीक है, यहाँ बी से हर नोड के लिए एक ऑप्टिमल पाथ स्टोर करके रखा गया है, और जिस पाथ के लिए, जिस राउटर के लिए पैकेट आएगा, हम उस राउटर पे हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। यह है सिमेट्री ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिमलिटी। उसके बाद था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की, यस कमल सर वहाँ पे सब बेसिकली सिंक ट्री रोल क्या प्ले कर रहा है सर? सिंक ट्री एक पूरे नेटवर्क में हमको किस नोड पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। मान लो एच पे जाना था, तो एच पे जाने के लिए बहुत सारा रूट था। बी राउटर ए को भेजता, ए एफ को भेजता, एफ से एच को आता, या ए से डी को भेजता, डी से फिर एच को आता, यहाँ से सी को जाएगा, यहाँ से आई को आएगा, तब डी को जाएगा, तब एच को जाएगा। बहुत सारा पाथ है एक राउटर को तक जाने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमल पाथ कहने का मतलब कि हम कम कॉस्ट में हम उस नोड पे कैसे पहुंच सकते हैं, कम कॉस्ट में हम उस नोड पे कैसे पहुंच सकते हैं, यही ऑप्टिमल पाथ है। तो ऑप्टिमल अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द नोड्स। क्या विनायक? So here the alphabets which you have used represents the nodes. जो ग्राफ हम लोग बात करेंगे, उस ग्राफ में क्योंकि राउटिंग की बात हो रही है, तो ये सब राउटर हैं, सब सारे राउटर्स के साथ, सारे राउटर्स जो हैं वो किसी न किसी लैन के साथ कनेक्टेड हैं। सारा राउटर कोई ना कोई लैन के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग उस लैन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ राउटर कनेक्शन, राउटर को कंसीडर कर रहे हैं, और राउटर के बीच में जो लिंक है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह का ग्राफ जो भी बनेगा, उसमें जितने वर्टिसेस होंगे वो सारे राउटर्स होंगे, और दो वर्टिसेस विच जो कनेक्ट, जो लाइन होगा, ये उसका लिंक है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल पाथ का एक ट्री बना के रखा है, ये बी, सिंक ट्री ऑफ बी। ठीक है, ऐसा ही सिंक ट्री हर नोड के पास रहेगा। ये इसमें हमको नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे भेजेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, तो एक दूसरा एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इसमें द आइडिया इज टू बिल्ड अ ग्राफ ऑफ द सबनेट with each node of the graph representing a router and each line of the graph representing a communication link. To choose a route between a given pair of router, the algorithm just finds the shortest path between them on the graph. Start with a router at the root of the tree, assign a cost to 0 to this node and make it this first permanent node. Examine each neighbor of the node that was the last permanent node, assign a commutative cost to each node and make it tentative. ठीक है, कैसे आप समझते हैं इसको? हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ होगा और ग्राफ में हर दो नोड के बीच का जो कम्युनिकेशन लिंक है उस पर कॉस्ट दिया रहेगा, उस पर कॉस्ट दिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट वी नीड मिनिमम कॉस्ट टू रीच अ सम राउटर। ठीक है, अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ द टेंटेटिव नोड्स, find a node with the smallest cost and make it permanent. If a node can be reached from more than one route, then select the route with the shortest commutative cost. Cost क्या है? Cost
इज अ फंक्शन ऑफ मैट्रिसेस, डिस्टेंस, बैंडविड्थ, ट्रैफिक, रिसीव। ठीक है, ये सब मिला के उस राउटर का हम कॉस्ट निकालेंगे, वहां तक पहुंचने में क्या कॉस्ट लग रहा है, और वो कॉस्ट को मिनिमम रखना है, यही हमारा मोटो है। ओके, कंसीडर करो ये हमारा एक राउटर्स का ग्राफ है, ओनली राउटर। ठीक है, हर राउटर एक नेटवर्क में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ राउटर को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए नेटवर्क फिगर बिलो। A is the source router and D the destination router. Shortest path by Dijkstra's algorithm will be computed for all nodes from A to T. Sir, Shortest subnet path means. algorithm. Hello, sir. Subnet means. सबनेट, ये जो जितना तुम दिख रहे हो ये सब सबनेट है, एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क। सबनेटिंग दूसरा चीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक सबनेट जिसमें सारा का सारा राउटर्स है। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारा, हाँ ये एक हमारा राउटर है, राउटर का ऐसे कनेक्शन है और हर एज पे उसका कॉस्ट लिखा हुआ है। हमको इस राउटर से जहां जाना है वहां का मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए और बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिसमें डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा सवाल होता है इससे। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम और कहाँ पढ़ोगे, एल्गोरिदम डिजाइन में पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, डिजक्स्ट्रा वहाँ पढ़ना है। ओके, अब ए से शुरू करते हैं। ए से ए पर जाने के लिए जो हमारा कॉस्ट है वो 0 है, क्योंकि हम उसी पे हैं, इस वर्टिसेस पे हैं, इस राउटर पे हैं, और इसी राउटर पे हमको जाना है, तो ए टू ए हमको 0 कॉस्ट लगेगा। अब ए से बी पे जाना है, और ए से यहाँ का जो नेबर है, इस हर वर्टिसेस के नेबर्स की बात करेंगे। ए से बी पे जा सकते हैं, ए से जी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। देखो यहाँ पे है, इस स्लाइड के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। ए से 2 नेबर्स को हम फाइंड आउट करते हैं उसका कॉस्ट। ए से बी पे जाने में हम लोग को लग रहा है 2 कॉस्ट खर्च हो रहा है उसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे 2, ए, मतलब बी राउटर पे हम ए के द्वारा जा रहे हैं और 2 कॉस्ट खर्च हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जब हम जी की तरफ जा रहे थे तो हमको 6 कॉस्ट खर्च हो रहा था, तो जी पे कैसे पहुंचे, बाई 6 और बाई राउटर ए, दोनों में कम कौन है, कम कॉस्ट किस पे लगा, तो बी में लगा। तो बी को हम लोग परमानेंट बना दिए। टेंटेटिव कहने का मतलब कि अभी वो टेम्पोररी है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग द कॉस्ट। ठीक है, ये सब टेंटेटिव था, तो हम इसको परमानेंट कर दिए, हमको क्योंकि यहाँ पहुंचने में कॉस्ट कम खर्च हो रहा था। अब देखो बी का नेबर कौन कौन है। अच्छा, यहाँ जहां जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां का कॉस्ट हम लोग इन्फिनिटी दिखाएं। ए से हम या तो बी पहुंच सकते हैं तो जी पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वहीं पहुंच सकते हैं। बाकी सबका अभी इवेल्युएशन बाकी है, वहां तक पहुंचने में क्या लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, अभी हमने इवेल्युएट किए हैं। तो हमारे लिए ई अभी अनरीचेबल है। तो अनरीचेबल है मतलब कॉस्ट इन्फिनिटी है, यहाँ भी कॉस्ट इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। जब हम बी पे पहुंच गए और बी को हम परमानेंट बना दिए, तो अब बी का नेबर खोजेंगे। तो बी का नेबर सी है और ई है। तो बी का नेबर जब सी है, तो यहाँ से बी को जाने में लगा 2 और यहाँ से लगा 7, तो सी का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 9। और पहुंचे कैसे, तो बाई बी। ओके 9। अब यहीं से दूसरा उसका जो नेबर था वो था ई। ई पे पहुंचने में कितना लगा, 2 इधर वाला बी तक जाने में और 2 यहाँ आने में, 4। तो 4 बी, इस दोनों में कम कौन है, तो ई है। हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, परमानेंट कर दिए। यस सर, यहाँ जो शॉर्टेस्ट है उसको परमानेंट कर देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहुंचे। यहाँ का नेबर कौन कौन है, यहाँ का नेबर है जी और यहाँ का नेबर है एफ। दोनों को फिर कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ चूंकि 6 था, ए के द्वारा आ रहे थे 6 था, लेकिन यहाँ से गए 2, तो 4, और ई के द्वारा अगर आप जी पे आते हैं तो 5 ही खर्च होता है।
इसको अपडेट कर दिए हम 5 कॉस्ट बट वाया ई नॉट ए से आ रहे थे तो 6 लग रहा था और यहाँ ई से आएंगे तो 5 लगेगा। इसको हम लोग ई पे थे सर, तो एफ भी तो उसका नेबर था, एफ में के लिए तुमको सर एफ को हाँ तो नहीं एफ को एक मिनट ई से ई के नेबर में एफ था और जी था, दोनों को कंप्यूट किए हम लोग, दोनों को कंप्यूट किए, जिसका आया 6, इसका कॉस्ट आया 6 और वाया ई, इसका कॉस्ट आया 5 वाया ई। ठीक है, मतलब सर ए से ही जो शुरू वाला है उस पूरे से करने मतलब कंप्यूट करना है हाँ सर। तो हम सोर्स से ही बनाए हैं ना, हम इसी के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसी के लिए पाथ खोज रहे हैं, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो हम इसके लिए ए टू डी हम शॉर्टेस्ट पाथ खोज रहे हैं। ठीक है, ए टू डी हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ तो आ गया F6 हो गया। अब देखो इसका जो नेबर है वो कौन है, एक ये है ऑलरेडी विजिटेड, ये है ऑलरेडी विजिटेड, इसका एक और यहाँ बचता है, यहाँ पे हमको मिलता है, और यही इसका भी नेबर है, तो दोनों फाइंड आउट करते हैं, दोनों में से जो कम होगा वही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला था 2, तो अगर F से आते हैं तो ये हो जाता है 8, अगर G से आते हैं तो G का था 5 और यह 4 हो जाएगा 9। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे कि हम इधर से ये जो परमानेंट बनाए थे इससे हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ था 5 और ये एज का कॉस्ट था 4, तो हम एज पे पहुंचे 9 कॉस्ट खर्च करके। ठीक है, बाद में फिर इस वर्टिसेस के से हम इसको इवेलुएट किए तो आया 8, दोनों में कम कौन सा था, वाया एफ, वाया एफ, तो हम इसको अपडेट कर लिए वाया एफ 8। अब इसके बाद मेरे पास ये और ये 2 नोड है, यहाँ पे हम बी के द्वारा 9 कॉस्ट पे पहुंचे हैं और यहाँ एच के द्वारा 8 कॉस्ट पे पहुंचे हैं। इसके बाद देखो डी जाने के लिए सी से 3 और एच से 2 लग रहा था, यहाँ से अगर 3 लगाते हैं इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से लगेगा तो 12 कॉस्ट लगेगा और यहाँ से लगेगा तो 10 कॉस्ट लगेगा, तो हम इसी को परमानेंट बनाए हैं और यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा शॉर्टेस्ट जो रूट है इस तरह से फाइंड होता है, और चूंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस है तो प्रोग्राम के थ्रू होगा और प्रोग्राम में हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। ये वर्टिसेस है सारा का सारा वर्टिसेस को एरे में हम लोग रख लेते हैं और पहला वर्टिसेस 1 को हम लोग परमानेंट बना देते हैं, एक जो सोर्स है हमारा। उसके बाद उस सोर्स से जो नेबर्स है वो टेंटेटिव हो सकता है मेरा, वो हो सकता है कि उसमें से किसी को हम सेलेक्ट करें परमानेंट के लिए। तो टेंटेटिव कौन होगा, मतलब नेबर कौन कौन है, एक पे 2 3 और 4। ठीक है, तो टेंटेटिव वाले एरे में हम लोग इसका जो नेबर है उसको रखेंगे 2 3 4, और 1 से 2 1 से 3 और 1 से 4 सबका हम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ से किसी का नेटवर्क बहुत कमजोर है, आ रहा है फिर तो चल जा रहा है, हाँ फिर आया फिर चला गया। एक से अब ये D2 का हम कॉस्ट देखते हैं, D2 मतलब एज 2, इसका कॉस्ट है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। D3 का कॉस्ट है 2 और D4 का कॉस्ट है 5, और बाकी जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं तो वहां का कॉस्ट हम लिखें इन्फिनिटी। ठीक है, निखिल बार बार निखिल ट्राई कर रहा है, ठीक है ये हो गया। तो हम 3 2 5 ये कॉस्ट लगा हमको इस तीनों नेबर के पास जाने में, तो इसमें से इस टेंटेटिव में से हम उसी को परमानेंट बनाएंगे जिसका कॉस्ट सबसे कम है। तो सबसे कम कॉस्ट है D3 का इसका, तो इसको हम लोग परमानेंट बना लेंगे। 1 और 3 बना ले परमानेंट, 1 और 3 जब हम परमानेंट बनाए तो इसका नेबर अब देखेंगे, तो 1 का नेबर था 2 और 4, 3 का भी था 4 और 6, तो हमारा 2 4 6 2 4 और ये 6, ये 3 नेबर मिला हमको। ये टेंटेटिव है, इसमें से किसको परमानेंट बनाना है, मतलब मेरे हम जब विजिट करेंगे तो इसमें से किस पे करेंगे, तो 2 4 6, तो 2 4 6 में
अब हम दो सबका निकालेंगे कॉस्ट। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने में कॉस्ट लगा 3, 4 पे जाने में कॉस्ट लगा 4 पे जाने में कॉस्ट यहाँ से लग रहा है 5 और इधर से आने में लग रहा है 4, तो 4 कॉस्ट इसको कंसीडर करें। और इसके बाद D6 पे लग रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3, तो हमको एक जगह जाने में लगा 3, एक जगह जाने में लगा 4, एक जगह जाने में लगा 3, तो 4 वाला तो ज्यादा है, इसको तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। पहला यहाँ D2 और D6 दोनों 3-3 आया है, दोनों कॉस्ट के मामले में दोनों के बीच टाई हो रहा है। जब टाई होगा तो पहले वाला जो रूट सेलेक्ट है उसी को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग D2 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो D2 को कंसीडर कर लिए तो मेरा अब 2 इसमें से 2 नंबर भी मेरा परमानेंट हो गया, 1 2 3। ठीक है, ये 3 परमानेंट हो गया। ये डिस्क्रिस्टा एल्गोरिथम है, इसको जो कैसे काम होता है वो समझा रहे हैं। तो जब 1 2 3 हमारा परमानेंट हो गया तो 1 2 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 4 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं और 6 पे जा सकते हैं। ठीक है, ये टेंटेटिव हो गया मेरा 4 5 6, 4 5 6 लिखेंगे और सबका कॉस्ट फिर निकालेंगे। तो D4 पे जाने में कितना लगा, D4 में जाने में हमको लगा यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 लगा। और कहाँ था, किस टाइम पे थे, 4 5 6 यहाँ पे। ठीक है, 4 5 6, तो 4 में लगा हमको 2 उधर 2 इधर 4, और 6 पे लगा मेरा 2 ऊपर 1 इधर 3। ठीक है, T5 1 मिनट रुक जाओ, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 से मिला 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, 4 जाने में कितना लगा कॉस्ट बताओ। अगर हम D2 की तरफ से जाते हैं तब भी 4 लगता है और D3 की तरफ जाते हैं तब भी 4 लगता है। A से डायरेक्ट 1 से डायरेक्ट आएंगे तो 5 लगेगा, तो हम लोग कंसिडर वो नहीं करेंगे, कम वाला करेंगे। ठीक है, तो D4 में हमको लगा कॉस्ट 4, D5 में कॉस्ट लगा कितना, देखो जोड़ के बताओ, यहाँ जाने में कितना लग रहा है, इधर से आएंगे 2 1 3 2 5, नहीं यहाँ से कैसे, यहाँ से 6 ना है, 6 तो पहुंचे नहीं हम लोग, तो 5 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 4, यहाँ से आएगा 3 7, और यहाँ से आएंगे तो 3, यहाँ से आएंगे 4 7, और इधर से आएंगे तो 5 और 3 8। तो खैर 1 4 5 तो नहीं होगा, ये ज्यादा है। हाँ शंकर 1 मिनट रुक जाओ, इधर से अगर आते हैं 2 से तब भी 7 होता है, और 2 2 4 3 7 इधर से आता है 7, मतलब टोटल मिनिमम कॉस्ट जो 5 पे जाने का है वो है 7। इसके बाद है D6 से पहुंचने के लिए कॉस्ट है मेरा 3 4 5 6 में से 4 7 3 आया, तो D6 मेरा कम है, तो D6 को परमानेंट करेंगे, D6 को परमानेंट करेंगे, और जो परमानेंट करेंगे तो वो हमारे परमानेंट वर्टिसेस में शामिल हो जाएगा। हाँ शंकर बोलो। वर्टिसेस को सम कर रहे हैं यहाँ पे, जो नोड है उसको सम कर रहे हैं। हाँ, अरे कहीं जाएंगे तो मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 तक पहुंच रहे हैं, तो हम 1 से 3 जाएंगे, 3 से 6 जाएंगे, तो 3 तक जाने का जो कॉस्ट है वो और 3 से 6 जाने का दोनों कॉस्ट जोड़ेंगे तभी ना होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ से हमको जाना है कंकड़ाबाग, तो यहाँ से ऑटो में बैठेंगे तो जाएंगे स्टेशन, और स्टेशन से बैठेंगे कंकड़ाबाग, तो दोनों खर्चा जोड़ेंगे तब ना हम कंकड़ाबाग पहुंचेंगे। ठीक है, तो दोनों कॉस्ट जो है कम्युटेटिव ऐड होगा। हाँ विनायक सर, इसमें जो नोड को परमानेंट किए हैं उसी नोड के से हमको, मतलब जो 1 वाला नोड है वो तो इनिशियल नोड है सर, और जो भी नोड को हम उसके बाद परमानेंट करते चले जा रहे हैं टेंटेटिव से, उसी रास्ते से जाना है सर। कोई और जो परमानेंट नहीं हुआ उसको सिलेक्ट हम नहीं कर सकते, थ्रू दैट नोड हम नहीं जा सकते हैं, उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली करना क्या है कि जितने वर्टिसेस है सबको सेलेक्ट करना है और बारी बारी से, और जिसका कॉस्ट कम आएगा उसको सेलेक्ट करते जाना है ना। तो हमको देखना है कि किसका कॉस्ट कम आ रहा है, किसका कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से। तो फाइनली ऐसा करते करते बाद में हमको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 सब आएगा, और सारा का सारा कॉस्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिस्टा एल्गोरिथम है। मेन हमको समझना था, इसके पहले वाला स्लाइड था यहाँ पे, इस जगह पे कि कैसे काम हो रहा है मैनुअली। ठीक है, जो जहाँ जहाँ हमको कम लग रहा है वो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, शॉर्टेज कॉस्ट हमको लग रहा है, और डी के लिए जो पैकेट आएगा
हम यही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज करेंगे, तुरंत रूट फाइंड करेंगे और तुरंत उसको डी पे उस रास्ते से भेज देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ओके। तो ये तो हमारा ईबीए स्टैटिक था, इसमें भी हम लोग हर राउटर का टेबल 1 2 4 3 7 6 और 5 है। ये राउटिंग टेबल जो है, राउटर जो है राउटिंग टेबल को वो अपडेट नहीं कर रहा है, वो फिल नहीं कर रहा है, वो जो भरा हुआ है उसी के हिसाब से वो शॉर्टेस्ट पाथ खोज रहा है और डिलीवरी कर रहा है। ओके, तीसरा एक है हमारे पास, ये भी स्टैटिक के लिए है, ये है हमारा फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब जो आएगा उसको सारे नोड भेज देना है। Another static algorithm is flooding, in which every incoming packet is sent out on every outgoing line except the one in the arrived one. Flooding obviously generates vast number of duplicate packets. In fact, an infinite number unless some measures are taken to damp the process. कुछ मेजर अगर हम ना लें, कुछ मेजर अगर हम नहीं लेते हैं, तो क्या होगा कि एक नोड उस पैकेट को हर नोड पर भेजेगी, ये सोच के कि हम काहे के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का बात करें, हम सब नोड को भेजते हैं और सब नोड भी आगे भेजेगा। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे अपने आप वहां जल्दी पहुंच जाएगा। समझ रहे बात को? ये बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट कर दीजिए। नो सर। बहुत सारा मल्टीपल पाथ है, ये वाला पाथ है, बहुत सारा मल्टीपल पाथ है। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ की जगह पे एक काम करते हैं, हम मेरे पास कोई पैकेट आया, हमको भेजना है 6 पे, हम क्या करें कि अपने सारे नंबर को पैकेट भेज दिए, 2 को भेज दिए, 4 को भेज दिए, 3 को भेज दिए, ये सोच के कि हर पैकेट अपने नेबर को भेजता जाएगा और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहां से अपने आप फटाफट पहुंच जाएगा, है ना? हमको शॉर्टेस्ट पाथ, अगर मान लो शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड कर रहे हैं तो उसी पाथ से भेजेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम सब पाथ से भेज दिए, सब पाथ से भेज दिए, जो स्लो होगा, जो कॉस्ट ज्यादा होगा वहां से देर से पहुंचेगा, और जो कॉस्ट कम होगा, जो मान लो कि ये वाला जो था, हम लोग क्या सोचे थे, यहाँ से ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ये एच, ये पाथ हम लोग फाइंड किए थे, ये पाथ हम लोग फाइंड किए थे। लेकिन ये पाथ फाइंड करने में जो टाइम खर्चा हुआ मेरा, जो टाइम खर्च हुआ वो टाइम बचा लेते अगर हम ए का पैकेट बी को भेज देते, जी को भेज देते, क्योंकि बी का कॉस्ट कम था तो बी तक जल्दी पहुंच जाता। ठीक है, और बी से तिगुना दाम था, इसका तिगुना कॉस्ट था, तो बी पर जब पहुंचा तब ए यहाँ भी पहुंच गया, समझे? तो यहाँ हो गया 2 और 2 4 और 4 8, यहाँ पे 2 और 2 4, इसका कितना कॉस्ट था? 2 2 4 1 5, 5 कॉस्ट में 2 2 4, 4 कॉस्ट में यहाँ हो गया, 1 कॉस्ट में 5 में यहाँ पहुंच गया, यहाँ 6 में पहुंचेगा। तो क्या हम क्या करें कि ए को ए से सारे लाइन पे भेज दिए, सारा लाइन पे भेज दिए, जो लाइन से जल्दी पहुंचना होगा उससे पहुंच जाएगा जल्दी, जिसे देर से पहुंचना होगा देर से पहुंचेगा। तो हमको कोई एल्गोरिथम दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, वो अपने आप जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वहां पे वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो ए से हम एक पैकेट भेजे बी को और भेजे जी को, और हर राउटर को पता है कि फ्लडिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो हमारे पास जो पैकेट आएगा सारे नोड को हमको भेज देना है। तो बी के पास जो पैकेट आया उसको वो भेजा ई को और सी को, सेम वे जी के पास जो पैकेट आया वो भी भेजा ई को और एच को। ई के पास वो पैकेट 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, पहली बार आया तो वो एफ को और एफ को भेज चुका था, एफ को भेज चुका था, दोबारा आया तो दोबारा फिर एफ को भेजेगा, और एफ के पास आया तो एफ सी को भेजेगा और फिर एच को भेजेगा। तो सी को क्या पता कि ये पैकेट हमको बी की तरफ से आ रहा है, ये तो ई के से मिल रहा है हमको, तो सी फिर बी को भेज देगा। तो ये फ्लडिंग जो है इतना ज्यादा होगा कि इतना कंजेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा कि अगर कोई मेजर ना लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही बोल रहे, फ्लडिंग ऑब्वियसली जनरेट्स vast number of duplicate packets. In fact, an infinite number unless some measures are taken to damp the process. कुछ measures दिया जाता होगा, जैसे डुप्लीकेट पैकेट आ रहा है तो उसको हम डिस्कार्ड कर दें, ठीक है, और हम जिस रूट से हमको आया, मतलब हम एक पैकेट हम भेजे हैं
सेम पैकेट हमको वापस मिलता है लूप में, तो हम उसको डिस्कार्ड करते, ऐसा कोई हम मेजर लेंगे तभी होगा। एक उसमें से एक ऐसा मेजर भी है, वन सच मेजर इज टू हैव अ हॉप काउंटर कंटेंट इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट व्हिच इज डिक्रीमेंटेड एट ईच हॉप विद द पैकेट बीइंग डिस्कार्डेड व्हेन द काउंटर रीचेज 0। हमको पता है कि ए से डी तक जाने में मैक्सिमम जो है वो 8 हॉप लगेगा, टोटल 8 हॉप लगेगा और उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही अगले काउंटर पर पहुंचेंगे, अगला काउंटर उसको एक डिक्रीमेंट कर देगा, उस काउंटर को एक डिक्रीमेंट कर देगा, तो बच गया अब 7। वो अगले को भेजेगा, वो कर देगा 6, वो अगले को करेगा 5 4 3 2 1। एक के बाद जिसको मिलेगा एक रहेगा, वो फॉरवर्ड करेगा, उसको कर देगा 0। अब जिसको मिलेगा वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? बस समझ में आई? सर इस लाइन को रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करें? सर ये लोग प्रीवियस बोले थे ना सर, कह रहे हैं कि डुप्लीकेट पैकेट हो जाएगा, बहुत सारा पैकेट एक साथ, बहुत सारा नेटवर्क बहुत बड़ा भर जाएगा, बहुत कंजेशन बहुत हो जाएगा। तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। उस पर एक मेजर से हॉप काउंटर, अगर हम ये कहते हैं कि मेरा पैकेट जाए डी तक और हम काउंट कर लेते हैं कि डी तक कितना हॉप है मेरा, और हम बोल देते हैं कि मान लो सपोज करो 8 में बीच में 8 राउटर पढ़ने वाले हैं, तो हम उसमें लिख देंगे हॉप काउंटर में 8। ए से बी पे गया तो बी क्या किया कि काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिया 7। सी पे गया, सी फिर डिक्रीमेंट कर दिया, उसको कर दिया 6। आगे बढ़ा हो गया 5। तो ऐसे करते करते हर राउटर पे जाएगा, वो घटता जाएगा, और जहां पे 0 मिलेगा 0, वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब क्या होता है, मान लो कि हम 4 रूट है, एक रूट सही है, दो रूट जो बहुत लंबा है, तो बहुत लंबा है तो बीच में ही 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच में खत्म हो गया। 2 रूट है, मान लो 2 रूट 8 वाला है, और 2 रूट से मेरे डेस्टिनेशन पर 2 लाइन से सेम पैकेट पर पहुंचता है, तो डुप्लीकेट पैकेट है तो डेस्टिनेशन पे वो एक पैकेट के बाद में पहुंचे, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। समझ में आया? क्या प्रशांत? डुप्लीकेट को डिस्कार्ड करेगा सर। तो क्या रखेगा काय के लिए? डुप्लीकेट पैकेट तो नेटवर्क में डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना जी। जो पहले पहुंचेगा वो ओरिजिनल पैकेट हो जाएगा, तो बाद में हाँ, पहले जो पहुंच गया उसको प्रोसेसिंग में हम लेके चले गए, प्रोसेस करेंगे, सीआरसी चेक करेंगे, एक्सेट्रा, और दूसरा पैकेट जब आएगा तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डुप्लीकेट किसको बोलेंगे? जो दोबारा पहुंचेगा वही ना, पहला वाला जो वो तो फ्रेश है, ठीक है। A variation of flooding that is slightly more practical is selective flooding. Flooding को ही थोड़ा सा हम लोग selective flooding बना रहे हैं। In this algorithm, the routers do not send every incoming packet out on every line, but only those lines that are going approximately in the right direction. अब क्या है कि selective flooding में हम उसी रास्ते में हम फ्लड करेंगे सारे पैकेट को जो अप्रोक्सीमेशन में उस रूट पे पड़ता हो। अब हमको इधर भेजना है और इधर फ्लड नहीं करेंगे, तो उसी का एक बेटर ऑप्शन था सिलेक्टिव फ्लडिंग, ठीक है। फ्लडिंग, ऑल्दो फ्लडिंग इज नॉट प्रैक्टिकल इन मोस्ट एप्लीकेशन। ये फ्लडिंग कहाँ यूज होगा? ये स्टैटिक राउटिंग में तो होता था, लेकिन चूंकि इतना नंबर ऑफ पैकेट्स नेटवर्क में आ जाते थे, जिसके वजह से इसको प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं किया गया। मोस्ट एप्लीकेशन इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम डायनामिक राउटिंग पढ़ेंगे तो फिर फ्लडिंग पढ़ेंगे, उसमें राउटर के बीच में ये काम हो सकता है अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये देखो, ये हम एक नोड हमको मिला यहाँ पे, और ये पैकेट हमको मेरे नेबर में जितना नोड है सबको भेज रहा है, ठीक है। यही है फ्लडिंग, ओके। इसके बाद हमको ये समझना था कि इंट्रा और इंटर डोमेन ये क्या होता है। अब राउटिंग दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक क्लोज नेटवर्क, एक
आइसोलेटेड प्राइवेट नेटवर्क में भी राउटिंग हो सकता है, जैसे हमारा इंट्रानेट था। और दूसरा बहुत सारा छोटा छोटा नेटवर्क है, उसको हम एक राउटर से कनेक्ट किए, जैसे इंटरनेट है। दो तरह का हमारा हो सकता है। तो क्या है, तो मान लो कि हम एक ऑटोनोमस सिस्टम की बात करते हैं। एन ऑटोनोमस सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क एंड राउटर्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक लैन है और उस लैन में एकदम एग्जैक्टली इंट्रानेट समझो। The routing inside the autonomous system is referred to as the intra-domain routing. इंट्रा-डोमेन राउटिंग, उस डोमेन के अंदर राउट करना है हमको। इसके लिए हम जो यूज करते हैं एल्गोरिथम, वो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, ये दो एल्गोरिथम यूज होगा। ठीक, इसके बाद है राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम इज रेफर्ड टू इंटर डोमेन राउटिंग। अगर मान लो दो अलग अलग डोमेन है, दोनों के बीच में राउटिंग करना है, तो हम उसको बोलते हैं इंटर डोमेन राउटिंग। उसके लिए जो एल्गोरिथम है वो पाथ वेक्टर है। Each autonomous system can choose one or more intra-domain routing protocols to handle routing inside the autonomous system. ठीक है, एक से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। However, only one inter-domain routing protocol handles routing between the autonomous system. Okay, only one inter-domain routing protocol handles routing between the autonomous system. ये हमारा इंटर और इंट्रा हो गया। इसके अलावा देखो, राउटिंग एक और तरह का राउटिंग होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट राउटिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग और ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब यूनिकास्ट राउटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो सारा का सारा यूनिकास्ट है, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि यूनिकास्ट क्या होता है। सर ऑटोनमस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम यही बता रहे हैं। देखो, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब किसी एक आदमी के अंडर में, ठीक है, दैट इज ऑटोनोमस। ये हमारे कॉलेज का जो नेटवर्क है वो ऑटोनोमस है। ये नेटवर्क ए, दैट इज आल्सो ऑटोनोमस। ठीक है, और यहाँ पे है बी, दैट इज आल्सो ऑटोनोमस। हर राउटर के साथ कुछ नेटवर्क कनेक्टेड है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम उस नेटवर्क को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ राउटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ राउटर को रख रहे हैं। तो अब देखो, इसके अंदर में जब राउटिंग होगा तो इंट्रा डोमेन लिंक बोलेंगे। ठीक है, ये पतला वाला, यहाँ भी जो हो रहा है अच्छा पतला वाला इंट्रा डोमेन है। यस। और ये मोटा वाला है, ये दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में हम राउटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटर डोमेन। तो देखो, ये वाला जो है इंटर डोमेन है, ये भी इंटर डोमेन है, ये वाला इंटर डोमेन है। और बाकी जो पतला पतला है वो इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है, ऑटोनोमस नेटवर्क के अंदर में है, तो ये बोलेंगे इंटर डोमेन। ओके, विद इन द नेटवर्क सर होगा। विद इन द नेटवर्क। ये एक मेरा इंट्रानेट है, ये एक इंट्रानेट है, एक इंट्रानेट है। तो इंट्रानेट के अंदर जो हम कर रहे हैं वो हम इंट्रा डोमेन कर रहे हैं। ये इंट्रा डोमेन। और दो डोमेन के बीच में अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटर डोमेन। ठीक है, ओके। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन हम ऐसे बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड पाथ वेक्टर। ये तीन स्टेट है। और डिस्टेंस वेक्टर में देखो, डिस्टेंस वेक्टर, अब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग की। ये सारा का सारा जो पढ़े हम लोग, ये सारा डायनेमिक राउटर है। तो डायनेमिक राउटर के साथ क्या था कि वो अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, वो अपडेट करेगा। ठीक, तो इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, द लीस्ट कॉस्ट रूट बिटवीन एनी टू नोड इज अ राउट with the minimum distance. In this protocol, as the name implies, each node maintain a vector, that is table, of a minimum distance to every node. In this routing, three type of operation happen. पहला initialization, ठीक है, initialization। और initialization मतलब कि हम राउटर हैं, तो हम जैसे ही ऑन होंगे तो हमको नेबर से टेबल मिलेगा। आप नेबर एक तो अपना नेबर का बनाएंगे, मतलब ए से बी का कॉस्ट और सी का कॉस्ट हम जान देंगे, उसके आगे का हमको नहीं पता है, और वैसे ही सारा नेटवर्क अपना अपना
इनिशियलाइजेशन टेबल बनाएगा। इनिशियलाइजेशन टेबल बनाने के बाद अपने नेबर के साथ टेबल शेयर करना है, अपने नेबर के साथ टेबल शेयर करना है। और जब नेबर के साथ टेबल शेयर करेंगे तो हम उस इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने टेबल को अपडेट करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्टेंस वेक्टर में है। और जब हमारे पास टेबल क्रिएट रहेगा तो फॉरवर्डिंग तो सब राउटर करेगा ही। ओके, इनिशियलाइजेशन क्या है? ईच नोड कैन नो ओनली द डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स इमीडिएट नेबर्स। ठीक, those directly connected to it. So for the moment, we assume that each node can send a message to the immediate neighbors and find the distance between itself and these neighbors. हम लोग पहले भी देखे थे कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां का कॉस्ट हम लोग इन्फिनिटी रखे थे, वहां का कॉस्ट इन्फिनिटी रखे थे। यहाँ भी वही बात है, हम जिस नोड के साथ, जिस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हम उसका कॉस्ट पता है हमको, कितना कॉस्ट लगेगा यहाँ तक जाने में। उस राउटर को अगले वर्टिसेस के लिए पता है कि वो कहाँ, वहाँ क्या कॉस्ट लगेगा। बाद में वो हमको बताएगा कि भाई हमको तो डी तक जाने में बड़ी खर्चा हो गया, हम 15 रुपये लगे हमको, और हमको बोलेंगे कि ठीक है हम तुम डी तक 15 रुपये में गए और हम तुम्हारे तक आ रहे हैं 10 रुपये में, तो हम डी तक 25 रुपये पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बात कब होगा? वो जब मैसेज हमको मिलेगा तब। ओके, बिलो फिगर shows the initial table for the each node. The distance for any entry that is not a neighbor is marked as the infinity or unreachable. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक सबनेट है, ए से बी, बी से सी, डी इधर है, ई इधर है, और सबके साथ कॉस्ट दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं ए का। ए का नेबर कौन है बताओ? सी है सर, बी और डी। सी बी सी डी, बी सी डी। तो ए जान सकता है कि हमको कितना कॉस्ट लगेगा बी तक पहुंचने में, कितना कॉस्ट लगेगा सी तक पहुंचने में, कितना कॉस्ट लगेगा डी तक और ई तक भी। तो ए बी सी डी ये टेबल बनाया, ए मतलब खुद का, बी सी डी ई, और इसी हायरार्की में सब टेबल बनेगा। तो ए से ए तक जाने में कॉस्ट 0, ए से ए तक जाने में कॉस्ट 0, ए से बी तक जाने में कॉस्ट 5, ए से बी तक जाने में कॉस्ट 5, और ए से सी तक जाने में कॉस्ट 2, ए से डी तक जाने में कॉस्ट 3, और ए से ई तक जाने में कॉस्ट इन्फिनिटी। ये टेबल समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। अब बी को देखते हैं हम लोग। और देखो, जिस समय ए टेबल बन रहा था सेम टाइम में सारा टेबल बन रहा था। मतलब ये नेटवर्क अभी जब शुरू हुआ है तो जिस समय ए अपना टेबल बना रहा था सेम टाइम में सब अपना अपना टेबल बना रहा था। ऐसा नहीं कि पहले ए बनाएगा तब बी बनाएगा तब सी बनाएगा, ऐसा नहीं है। ए बनाया उसी समय बी भी बना लिया था। और बी का नेबर कौन कौन है? ए है, सी है और ई है। तो ए तक जाने के लिए 5, बी से बी जाने के लिए 0, बी से सी जाने के लिए 4, डी जाने के लिए अगेन इंफिनिटी, और ई जाने के लिए 3। ये हो गया। ठीक उसी तरह से डी राउटर का देखो, डी राउटर से कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ ए। तो ए तक जाने के लिए कॉस्ट लगा 3, बी तक जाने के लिए इंफिनिटी, सी तक इंफिनिटी, डी से डी जाने के लिए 0, ई के लिए इंफिनिटी। ये टेबल बना दिया अपना। सी का भी टेबल बन गया। यहाँ से डी नहीं जा सकते हैं तो डी के लिए इंफिनिटी, सी से सी 0, बाकी 2, 5, 4 और 4। क्लियर है? ये भी बन गया। ये टेबल इनिशियल टेबल सब लोग बना दिया। अब बनाने के बाद हर नोड अपना टेबल, अपना जो डिस्टेंस वेक्टर है वो शेयर करेगा दूसरे के साथ शेयर करेगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? इन्फिनिटी मतलब वैसा वैल्यू जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है ना? ठीक है विकास? यहाँ पे तो यानी एडिशन करके पता चल रहा है जो कैसे रूट से जा रहे हैं ए से ई तक का वैल्यू कितना होगा? ए से ई तक का? यस सर। ए से ई देखो, ए से ई कैसे जाएंगे? यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम अभी तक ई तक पहुंचे नहीं है। ए से
जो हमसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हम वहीं जा सकते हैं, ई तक नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ए से ई जाने के लिए हम इन्फिनिटी रखे हैं, अनडिफाइंड रखे हैं। हमको नहीं पता है कि यहाँ कितना कॉस्ट लगेगा, अनरीचेबल है, मेरे से पहुंच से बाहर है वो, ठीक है। तो जिसका कॉस्ट हमको नहीं पता है, अनडिफाइंड है, उसी को हम लोग इन्फिनिटी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अब देखो डी है, अब हम बोले डी से सी पे कैसे जाओगे, तो ए से होके नहीं जाएंगे जी, और एक से होके जाएंगे, ये हमको थोड़ी पता है, ये ए को पता है। जब तक ए हमको नहीं बताएगा कि मेरे से सी का रास्ता है, ये नहीं बताएगा तब तक तो हमको नहीं पता चलेगा। तब हम अपने टेबल में बाकी वर्टिसेस के लिए हम इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो ए और मान लो सी ये अपडेट करता है, ये इसको कहता है कि अपना सब एक दूसरे को भेजेगा, सब एक दूसरे को अपना डेटा शेयर करेगा। ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, ये डिस्टेंस वाला वेक्टर वो शेयर करेगा, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होगा, the whole idea of distance vector routing is the sharing of the information between neighbors. Although node A does not know about node E, node C does. So if node C share its routing table with the A, node A can also know how to reach node E. On the other hand, node C does not know how to reach node D, but node A does. If node A shares its routing table with the node C also know how to reach node D. In other words, node A and node C as immediate neighbors can improve their routing tables if they help each other. In distance vector routing, each node shares its routing vector with its immediate neighbors periodically and when there is a change. हर थोड़े थोड़े समय पे हर नोड अपना जो राउटिंग वेक्टर है वो शेयर करेगा अपने नेबर के साथ, सबके साथ नहीं, नेबर के साथ वो शेयर करेगा और उसको लेके नेबर अपना टेबल अपडेट करेगा, ठीक है। अपडेटिंग कैसे होगा, when a node receive a 2-column table from the neighbors, it needs to update its routing table. Updating takes 3 steps. पहला, the receiving node need to add the cost between itself and sending node to each value in the second column. If the receiving node use information from any row, the sending node is the next node in the root. The receiving node needs to compare each row of its old table with the corresponding row of the modified version of the received table. ऐसा नहीं है कि हमको मिला और हम उसको कॉपी कर लिए, हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। जिस रूट पे, मान लो कि हम एक रूट पे पहुंच रहे थे 4 कॉस्ट में और बी पहुंच रहा था वहां 6 कॉस्ट में, तो हमको देगा कि भाई हम इस रूट पे 6 कॉस्ट पहुंच रहे हैं, अगर वो हम उससे कम कॉस्ट में पहुंच रहे हैं तो उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो द रिसीविंग नोड नीड्स टू कंपेयर ईच रो ऑफ इट्स ओल्ड टेबल विद द करस्पॉन्डिंग रो ऑफ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रिसीव्ड टेबल. If the next node entry is different, the receiving node choose the row with the smaller cost. If there is a tie, the old one is kept. If the next node entry is the same, the receiving node choose the new row. अब यहाँ पे देखो, हमको ये टेबल मिला सी से, ये टेबल मिला सी से, और हमको ए का पहला वाला टेबल ये है। इसमें कहता है कि ए तक जाने के लिए, सी को ए तक जाने के लिए 2 कॉस्ट खर्च हो रहा है, 2 कॉस्ट खर्च हो रहा है। तो इसके अनुसार अगर हम ये बना रहे हैं, ए को जाने में 4 हो रहा है, लेकिन हमको ए पर जाने के लिए 0 लग रहा है, तो हम क्यों लगेंगे 4 है? तो ए सी के अनुसार सी को लग रहा है ए तक जाने में हम 4 कॉस्ट लग रहा है, हम लग रहा है ये से 0 लग रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमको 2 तरीका मिला, ए से ए पे जाने में 0, ठीक है, और ए टू सी एंड सी टू ए, ए टू सी एंड सी टू ए 4 कॉस्ट। तो भाई हम क्यों लगेंगे? तो हम ए टू 0 कंसिडर करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब ये बोलता है
सर ये- नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, अगर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो अब हमको इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको ए सी से हमको ये टेबल मिला, सी से टेबल मिला। अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, सी टू ए, सी टू ए का कॉस्ट है सी के टेबल के अनुसार 2। ठीक है, सी टू ए का कॉस्ट है 2। और हमको जो मिला था, हमको मिला था ए टू ए का कॉस्ट मिला था 0। ठीक है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिए इसको। यस सर। ठीक है, अब हमको मिला, इसके बाद दूसरा जो मिला हमको मिला कि सी टू बी का कॉस्ट है 4, दैट इज 4। और हमको ए टू बी का कॉस्ट है 5। ए टू बी का कॉस्ट हमको मिला है 5। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए टू सी, हम तब क्या करें कि ए टू, हमको करना क्या पड़ेगा, अगर मान लो हम सी के थ्रू जाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे कि हमको लिखना पड़ेगा, एक तो कंडीशन ये है मेरा पहले से है, और नया कंडीशन बन रहा है ए टू सी एंड सी टू बी। अब कॉस्ट जोड़ो, ए टू सी का कॉस्ट कितना है 2, ये लग रहा है हमको 2। ठीक है, तो हमको लगा 2 प्लस 4 2 और सी टू बी कितना लग रहा है 4। सी टू बी 4। ठीक है, तो लग रहा है 4, तो बराबर हो गया 6। ठीक है, बराबर हो गया 6। अब तुम बताओ कि हमको बी तक जाने के लिए हम डायरेक्टली बी तक जाएं 5 कॉस्ट खर्च कर करें, या फिर सी पे जाएं और सी से बी पे जाएं 6 कॉस्ट खर्च करके। डायरेक्टली बी पे सर। डायरेक्टली बी पे, तो दिस इज ओके, यस दिस सर। इज ओके ना। This is okay and this is also. तो ये हो गया मेरा। तो हमको ए टू ए 0, ए टू बी 5, मतलब हम इस 2 रो को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये 2 रो को चेंज नहीं करेंगे। हमको ये मॉडिफाइड था, ये जो हम दिख रहे हैं ये वाला, ये मॉडिफाइड था। ए से सी और सी से बी जाने में 6 लग रहा था, तो उसके हिसाब से बी पे पहुंचने में हमको 6 लग रहा था। ठीक है, तो और पहला लेकिन वाला में पहले 4 कैसे किया है सर? पहला वाला तो 0 ना रहना चाहिए ए से ए जाने के लिए। हाँ, तो हमको ए से ए जाने के लिए तो ए का टेबल है ना, और यस सर। ये टेबल है, तो ए से सी से ए जाने में 2 लग रहा है, सी से ए जाने में 2 लग रहा है। तो अब हम लोग क्या लग रहा है कि ए से ए में जाने के लिए 4, मतलब ए से हम सी पे जाएं और सी से फिर ए पे आए। समझ रहे हो? अब हमको ये बोल रहा है कि ए पे, हमको सी से ए पे जाने के लिए 2 कॉस्ट लग रहा है, तो हम ए से सी पे जाएं, सी से ए पे आए, उस हिसाब से, मतलब बाय यूजिंग राउटर सी आई एम ट्राइंग टू गो ऑन नोड ए। ठीक है, तो ए से सी पे, सी से ए पे, तो हमको 4 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन हमको ए से ए पे जाने में 0 लगता है, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, रखेंगे नहीं। ठीक है, तो दूसरा वाला भी कर दिए। अब और तीसरा वाला ये कहता है सी से सी पे जाने में 0 लगता है, और हमको ए से सी पे जाने में 2 लगता है, ए से सी पे जाने में 2 लगता है। ठीक है, तो क्या हम, तो ये तो अपना ही रूट हो गया, तो ये तो सी पे जाने में 2 लगेगा ही। अब यहाँ पे डी पे जाने में इसको इन्फिनिटी लग रहा है। ठीक है,
तो हम भी उसका रूट देख के हम इन्फिनिटी कर लिए। तो हम लिख रहे हैं A to D, यहाँ पे लिखते हैं जो राउटिंग टेबल हमको मिला है उसके हिसाब से A to C एंड C to D, और ये कॉस्ट कितना लग रहा है हमको? इन्फिनिटी लग रहा है। ठीक है, A to C जाने में हमको लग रहा है 2 कॉस्ट, और C to D जाने में लग रहा है इन्फिनिटी, तो सब इन्फिनिटी। और पुराना वाला टेबल में क्या है कि A to D हम डायरेक्ट जा रहे थे और कॉस्ट कितना लग रहा था? 3। किसको रखे किसको हटाए? नहीं समझ में आ रहा ना? यस नो कुछ तो बोलो। नो नो सर। सर। कह रहे हैं ये सी का टेबल है। सी का टेबल बता रहा है कि हमको ए तक जाने में 2 कॉस्ट लग रहा है, बी तक जाने में 4 कॉस्ट लग रहा है, सी से सी पे जाने में 0 कॉस्ट, सी से डी अनरीचेबल है मतलब इन्फिनिटी, और सी से ई जाने में 4 कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, ये हमको Yes. दिया अपना टेबल कि भाई हमको इस वर्टिसेस पे इस राउटर पे जाने पे इतना कॉस्ट लग रहा है। इसको देख के, क्योंकि ये समझाने के लिए है, एक टेबल बना रहे हैं हम लोग। ऐसे समझो कि हमको अब हम हर नोड पे देखना चाह रहे हैं कि हमारा अपना जो कॉस्ट है और जो सी के थ्रू सी है, दोनों कॉस्ट पे कम कौन है। ठीक है, ए से ए पे जाने में हमको 0 कॉस्ट लग रहा है, ए से ए पे जाने पे हमको 0 कॉस्ट लग रहा है। लेकिन अगर सी का टेबल देखें तो सी के टेबल के अनुसार हमको, अगर हम ए से सी पे जाएं और सी से फिर ए पे आए तो 4 कॉस्ट लगेगा ना। यस सर। तो सी तो यही कर रहा है ना कि हमको ए पे जाने में 2 कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो हमने चलो ठीक है, तो तुम्हारे थ्रू हम ए पे जाते हैं, तुम्हारे थ्रू पे जाते हैं, पहले हम तुम तक आते हैं या फिर ए पे जाएंगे, तो 4 कॉस्ट। ठीक है, तो हम उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे पहले वाला टेबल में ए पे हम सेम था, 0 था, और सी के थ्रू अगर हम जाना चाहते हैं तो हमको कॉस्ट 4 हो रहा है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, पुराना वाला को ही रखेंगे, पुराना वाला को रखेंगे। अब सी कहता है कि बी पे जाने पे हमको 4 कॉस्ट लगता है, आवाज रूट पे कहता है कि बी पे जाने पे हमको कॉस्ट 4 खर्च होता है। ए कहता है कि हमको वहां जाने में 5 कॉस्ट हो रहा है, तो क्या हम तुम्हारे थ्रू जाए तो हमको कम होगा? तो चेक करते हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 4, 6, तो हम लिखते हैं ए टू सी, सी टू बी, दैट इज 6। तो अगर हम सी का टेबल देखें, सी का टेबल से अगर जाना चाहें बी पे, तो हमको 4 कॉस्ट यहाँ और ए से सी पे 2 कॉस्ट, तो 6 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या हुआ कि सी पे जाने पे हमको लग रहा है, बी पे जाने पे 6 लग रहा है। अगर हम सी का बात मानते हैं तब सी के वाया जाते हैं तो ये अपना खर्च अपना बता रहा है कि हमको कहाँ कहाँ जाने में कितना लग रहा है। तो अगर हम बी पे जाते हैं सी के अकॉर्डिंग वाया सी, तो 6 लग रहा है। तो हम देखते हैं पुराना टेबल अपना, भाई पहले हम कैसे जा रहे थे, तो हम देखें कि हमको तो 5 ही लग रहा था, तो हम इसी को रखेंगे अपने नया टेबल में, उसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये सब आगे कम है, पुराना वाला कम है। हाँ, पुराना वाला कम है, तो पुराना वाला कम है तो कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर हो रहा ना, कंपेयर करेंगे तो जो मिनिमम है उसको रखेंगे, जो Okay, मिनिमम है उसको रखेंगे। ठीक, अब तो सी से सी पे जाने में 0 लगता है, अब हम ये यूज करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ए से सी, सी से ए, तो हो गया 4, तो हम उसको छोड़ दिए। फिर डी पे जाने का बात हुआ, तो हम पूछे सी से कि भाई तुमको डी पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो बोला इन्फिनिटी। तो हम जोड़ते हैं कि भाई अगर हम डी के को यूज करके ई पे जाते हैं, सी को यूज करके डी पे जाते हैं, तो हमको कितना लगता है, तो हमको डी पे जाने में लगेगा, हमको डी पे जाने पे लगेगा 3, और डी से सॉरी सी पे जाने पे लगेगा हमको कितना 2, और सी से डी पे जाने में लगा इन्फिनिटी, तो टोटल कितना लग गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर ए डी पे जाना चाहे बाई सी, तो उसको इन्फिनिटी कॉस्ट लगेगा। ठीक, लेकिन वो अपना पुराना वाला टेबल देखता है तो उसको देखता है 3 है, तो कंपेयर करो इन्फिनिटी और 3, कौन कम है? 3, तो हम 3 रख लिए। ओके, यस सर। अब ये बोलता है कि हम ई तक जा सकते हैं 4 कॉस्ट में, ई तक जा सकते हैं 4 कॉस्ट में, तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमको ई तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, हमको ई तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, हम ये देखते हैं। तो हमको ई तक जाने में इन्फिनिटी लग रहा है, हमको इन्फिनिटी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए से सी जाएंगे और सी से ई चले जाएंगे। तो ए से सी जाने में कितना लगेगा हमको 2,
और इसको ई जाने में लग रहा है 4, तो हमको 6 कॉस्ट में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, इसको अपडेट करके हम 6 कर लिए, तो मेरा ये नया टेबल बन गया, नया टेबल बन गया। ऐसे ही कंपेयर करेंगे और हम वो काम कर देंगे। हम यहाँ जो नोटपैड में लिख रहे थे यही लिख रहे थे कि C2A2 ये वाला C का और ये वाला A का दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो कम रहेगा उसको कंसीडर करेंगे और जो ज्यादा होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, यस सर। ये तरीका है और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं और फाइनली हमको ये टेबल मिलता है। ये सारा अपडेशन होने के बाद ये टेबल मिलेगा, कहीं इंफिनिटी नहीं है, सारा रूट डिस्कवर हो गया, सारा टेबल एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग हुआ सारा रूट डिस्कवर हो गया। दिख रहा तुम लोग को? यस सर। सर हाँ ए वाला जो टेबल है ना उसमें ई वाला लास्ट वाले कॉलम में ई और 6 और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब सी हाँ, से मतलब हम automatic बन भाया जाएंगे। सी, अच्छा ठीक है भाया सी नोड हम ई पे जाएंगे, 6 कॉस्ट लग रहा है ना। जैसे बी है, बी को 8 कॉस्ट लग रहा है डी जाने पे, तो भाया ए है ना। बी को डी जाने में 8 लग रहा है तो 5 ही हो गया, 3 ही हो गया। तो ए मतलब बीच में जो इंटरमीडिएट नोड है उसके बारे में। तो ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर हो गया और इसमें अपडेट होता रहेगा पीरियडिकली, और अगर कुछ चेंज हुआ तो तो हम उसी समय करेंगे, नहीं तो एक खास समय अंतराल पे ये सारा जो राउटर है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहेगा, राउटिंग टेबल उसका बनता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो। सर यस कमल। Sir, can we say the private network is an autonomous system? नहीं सुनता है। Sir, can we say the private network is an autonomous system? एग्जैक्टली, ऑटोनोमस का मतलब ही वही हुआ, ऑटोनोमस का मतलब ही वही हुआ कि वो एक मालिकाना हक के अंदर में है, पब्लिक और प्राइवेट ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir. एक जैसे इंटरनेट है उसका कोई एक ओनर तो नहीं है, तो दैट इज नॉट ऑटोनोमस। सर जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है सर, वो जिससे आईएसपी लिया जाता है, आईएसपी जिससे भी कनेक्शन लिया गया इंटरनेट कनेक्शन आईएसपी प्रोवाइड करता है, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस सर कौन प्रोवाइड करेगा फिर उसको? प्राइवेट आईपी क्या पूछ रहे हो? प्राइवेट आईपी एड्रेस सर कौन प्राइवेट अलॉट करेगा? देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस तो मेरे नेटवर्क के अंदर का ना है। यस सर। मेरे नेटवर्क के अंदर का है, तो वो जो राउटर मेरा होगा, जो गेटवे होगा, उसके अंदर जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर रहता है वो सबको दे देता है। अगर मान लो किसी सिस्टम में हम अगर फिक्स कर दें आईपी एड्रेस, उसका फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज रन टाइम में जैसे ही हम नेटवर्क से जुड़ेंगे हमको एक आईपी एड्रेस तुरंत मिल जाएगा। अच्छा चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।